नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने हमारा नया शो जो पॉडकास्ट है सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख के साथ वो देखा है आपने? उनकी 3 साल की उम्र के में जेल जाने की यात्रा, हर हफ्ते जेल पहुंचने की यात्रा इमरजेंसी के दौरान, और क्या हुआ संघ परिवार के साथ उनके रिश्ते का, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी शादी में पहुंचे लेकिन फोटो नहीं खिंचवाई, और क्या होता है ओपिनियन पोल में हेरा फेरी। ऐसी बहुत सारी कहानियां उस पॉडकास्ट में जो आपको एक नया इंसाइट देंगे हिंदुस्तान की राजनीति का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, और इमरजेंसी की भी वो कहानियां जो इमोशन से भरी हुई हैं। केवल नंबर का मसला नहीं है। तो वो जरूर देखिएगा यशवंत देशमुख के साथ हमारा पॉडकास्ट जीना इसी का नाम है। अब बात करते हैं आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन साहब हैं एनडीए की तरफ से, और सुदर्शन रेड्डी साहब हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से या विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि करीब करीब ये तय है कि सीपी राधाकृष्णन साहब यानी एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये किसी भी चुनाव से पूरी तरह से कहना ठीक नहीं होता, ये भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता। हालांकि जो वोटों का नंबर बहुत सीधा सीधा सा वहां पर वोटों का गणित होता है, वो वोटों के गणित के हिसाब से कुल मिला के 782 वोट्स हैं जो वोट डालने वाले हैं, वोटर हैं 782। उसका मतलब है 391 वोट चाहिए किसी को भी जीतने के लिए। और एनडीए के पास इस वक्त 422 वोट हैं, यानी 31 वोट ज्यादा हैं। और इंडिया ब्लॉक या विपक्ष के पास 312 वोट हैं, यानी 79 वोट कम है जीत से या बहुमत हासिल करने से। और 48 वोट ऐसे हैं जो न एनडीए के साथ हैं न इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। तो कौन वहां पर बाजी मारेगा, कौन इन 48 वोटों को भी इधर उधर ले सकता है, और क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? हालांकि उसको क्रॉस वोटिंग कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टीज यहां पर व्हिप इशू नहीं कर सकती, न एमपीज के खिलाफ कोई क्रॉस वोटिंग का मामला बनता है। एमपी चाहें तो इधर उधर वोट दे सकते हैं, और अक्सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में ऐसा होता रहता है। तो इस बार सारी कोशिश ये है एनडीए की कि उसके पास जीत के लिए तो पूरा बहुमत है, लेकिन क्या वो 48 वोट और दूसरे इंडिया ब्लॉक के या विपक्ष के कुछ वोटों को तोड़ सकता है? दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी यही कोशिश कर रहा है कि उसके पास भले ही जीत के लिए आंकड़ा ठीक नहीं हो, लेकिन उन 48 वोटों से क्या वो अपना नंबर बढ़ा सकता है, और क्या एनडीए में भी वो तोड़फोड़ कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चुनाव के नतीजे भले ही कुछ भी हों, वो ये बताएंगे कि क्या पार्टियों के घर जो हैं उनमें टूट फूट नहीं हो रही, वो एकजुट हैं, परिवार जो है वो संयुक्त बना हुआ है, बिखरा नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव से एनडीए का परिवार बिखरेगा या फिर विपक्ष का परिवार बिखरेगा? ये बड़ी बात तय होनी है इस पूरे चुनाव में। नतीजे तो जो आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। 9 तारीख की रात तक नतीजे आ सकते हैं, जिसकी संभावना है। जब वोटिंग खत्म होगी तो उसके तुरंत बाद काउंटिंग वहां पर शुरू हो जाती है। ये दूसरा चुनाव है उपराष्ट्रपति का, 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लेकिन ये दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो अर्ली हो रहा है। आमतौर पर 5 साल के लिए होते हैं उपराष्ट्रपति। यदि किसी का निधन हो जाए, जैसे कृष्णकांत जी का निधन हो गया था, तो अलग बात है। वैसे सामान्य तौर पर 5 साल के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 1987 में जब आर वेंकटरमन को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, तो वहां पर वो उस समय उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को अर्ली चुनाव में वो उपराष्ट्रपति बन गए। तो उसके बाद अब ये दूसरा मौका आ रहा है, जब 21 जुलाई को हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया, लेकिन लोग मानने को ही तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, नाराज थे, और उन्होंने भी इस्तीफा तड़तड़ करके दिया, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा दिया। राष्ट्रपति जी के बाद उसको एक्स पर पोस्ट कर दिया, और उसके बाद चले गए कोप भवन में। कोप भवन मत कहिए, लेकिन नजर नहीं आए। और फिर अभी 2 दिन पहले वो नजर आए, जब उन्होंने अपना को शिफ्ट कर लिया है वाइस प्रेसिडेंशियल एनेक्सी से अभय चौटाला के फार्म हाउस में, लेकिन बोला कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि जब 9 सितंबर को चुनाव हो जाएंगे उसके बाद बोलेंगे, या 25 सितंबर को देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल, जिनके साथ उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, उनकी रैली जब हरियाणा में होगी तो उस दौरान वो बोलेंगे। खैर, वो मुद्दा अलग है कि किस तरह से वहां पर चुनाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस चुनाव में घर बचे रहेंगी, ये सबसे बड़ी बात है।
भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री देखो तो भाई साहब एक और बात बता दूं मैं आपको कि कांग्रेस के बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट, 5 तो हो ही गए मेरे ख्याल से। आर वेंकट रमन साहब हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, वीवी गिरी साहब हैं, शंकर दयाल शर्मा साहब हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब तो सबसे पहले ही बने थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। हामिद अंसारी साहब जो है सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, हालांकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भी वहां पर रहे। 1950 में हमने ये व्यवस्था शुरू की उपराष्ट्रपति की, और 1952 में पहली बार चुनाव हुए जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया, और फिर 1957 में भी वही उपराष्ट्रपति बने थे, दूसरी बार बने थे। ऐसे हामिद अंसारी साहब यूपीए सरकार में 2 बार बने। बीजेपी यानी एनडीए की सरकार में न तो कोई 2 बार उपराष्ट्रपति बना और ना ही कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन पाया। भैरों सिंह शेखावत जी बने थे वाइस प्रेसिडेंट वाजपेयी सरकार में, फिर उसके बाद जब उनका टर्म पूरा हो गया तो वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनना चाहते थे। उस समय तक एनडीए की सरकार चली गई थी। एनडीए ने उन्हें मना किया था कि आप राष्ट्रपति का चुनाव मत लड़िए, लेकिन वो जिद कर लिया। फिर फाइनली एनडीए ने उनको कैंडिडेट बनाया और वो चुनाव हार गए। वेंकैया नायडू साहब भी बहुत चाहते थे कि भाई उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाए। पार्टी के बड़े लंबे समय से नेता रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, दक्षिण भारत के हैं, बड़ी उनकी अच्छी प्रभाव रहा है, संगठन में भी उनका प्रभाव रहा है, अच्छे वक्ता भी वो रहे, अच्छा कार्यकाल भी उनका रहा। लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको, मोदी सरकार ने उनको नहीं बनाया। अब उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब हो गए। जगदीप धनखड़ साहब तो आधे में ही चले गए हैं। गवर्नर बनाया था उनको पश्चिम बंगाल का, वहाँ से यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, बहुत बड़े बहुमत से जीते, 528 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ मार्गरेट अलवा जी थी विपक्ष की तरफ से, उनको सिर्फ 182 सीट मिले थे। YSR रेड्डी की जो कांग्रेस थी, पार्टी थी, उसने भी उस समय क्रॉस वोट किया था। तो वो सारी बातें चल रही हैं, उस पर हुआ। तो अब CP राधाकृष्णन साहब महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तमिलनाडु से आते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ में उनका बचपन से वो रहा है जुड़ना, स्वयंसेवक भी रहे हैं। अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं यदि बन जाते हैं 9 सितंबर के चुनाव के बाद, तो उनका कार्यकाल होगा। क्या वो राष्ट्रपति बनवाएंगे? क्योंकि अभी जब चुनाव हो रहा है 2025 में, तो 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो 2027 के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इसकी संभावना कम बनती है कि राधाकृष्णन साहब को एलिवेट किया जाए। तो क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक नए राष्ट्रपति की तलाश करेगी? वैसे भी वो हर बार नया राष्ट्रपति बनाती हैं। आपको याद हो वाजपेयी सरकार के वक्त में कृष्णकांत जी बनते बनते रह गए, उनका हार्ट अटैक भी हो गया था। फिर APJ कलाम साहब को बनाया गया राष्ट्रपति वाजपेयी सरकार में, यहाँ पर रामनाथ कोविंद साहब को बनाया गया, फिर उसके बाद जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको बनाया गया, और अब 2027 में चुनाव होना है। तो इसकी संभावना भी कम लगती है कि CP राधाकृष्णन साहब 2 साल बाद एलिवेट होकर राष्ट्रपति बन जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किस तरह से लगातार चल रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 8 तारीख की रात को डिनर देने हैं एनडीए के सारे एमपीज को। 9 तारीख को सुबह वोटिंग होनी है। बीजेपी ने, एनडीए ने अपने सारे एमपीज को यहाँ बुला लिया है, 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप रखा है, उनको बताया है कि वोट देने का तरीका क्या होता है, कौन से जो पेन होता है वो भी इलेक्शन कमीशन का होता है, उसी पेन से टिक करना है, उसी से साइन करना है, इधर उधर नहीं करना है, कैसे फोल्ड करना है। तो एनडीए की कोशिश यह है कि कोई भी वोट जाया नहीं जाए, खारिज नहीं हो जाए, रिजेक्ट नहीं हो जाए, और दूसरा विपक्ष के कितने वोट उनके पास आ सकते हैं और जो वोट बीच में हैं उनको कैसे लाया जा सकता है। उसमें YSR के जो हैं जगन मोहन रेड्डी, उनकी 11 वोट है, उन्होंने तो अश्योर कर दिया मोटे तौर पर कि हम एनडीए के साथ ही जाएंगे। अब आंध्र प्रदेश में भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जगन मोहन रेड्डी भी वोट देंगे और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी वोट देगी, तो दोनों ही एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब इसके अलावा जो पार्टीज हैं, बीएसपी का क्या रोल होगा, बीएसपी कांग्रेस के साथ है कि नहीं है, आम आदमी पार्टी क्या करेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी से याद आया कि उनकी एक एमपी होती थी स्वाति मालीवाल जी, राज्यसभा में एमपी हैं, केजरीवाल साहब ने बनाया था, पहले वुमन कमीशन में थी, फिर वो नाराज हो गई, झगड़ा वगड़ा, छोड़िए आप उसको मारपीट को, लेकिन आजकल वो नाराज है, लेकिन हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। राजनाथ जी ने उनसे बात की, उन्होंने भी शायद अश्योर कर दिया कि वो एनडीए को ही वोट देंगी। और जो पार्टी हैं, बीजेडी का क्या होगा, बीजेडी की अभी चिंता है, बीजेडी ने बहुत क्लियर कट नहीं कहा, हालांकि बताया जा रहा है कि वो भी एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, नवीन पटनायक की पार्टी। लेकिन वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है बीजेडी के खिलाफ,
तो क्या उस तरह की लड़ाई में वो उनके साथ आएंगे? तो मसला कुल मिलाकर ये है कि भैया किसके कौन वोट तोड़ सकता है और कौन किसका घर तोड़ सकता है और किसका घर जुड़ा रह सकता है, सब सामने आ जाएगा साहब। 2 दिन की बात है, आज 7 तारीख हो गई, या 9 तारीख की शाम को हम बताएंगे कि किसका घर टूटा और किसका घर बचा रह गया। स्विमिंग, आजकल बाढ़ बहुत आ रही है ना, तो एमपी भी इधर से उधर जा सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।